Welcome to my channel Rekha Sharma all about SST. हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में कर रहे हैं अपना जियोग्राफी का चैप्टर 4 एयर 7th क्लास से। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एयर क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, जिसमें मैंने आपको एयर में पाई जाने वाली सभी गैसेस का यूज़ और वो कितने % पाई जाती है ये डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में मैंने आप लोगों को लेयर्स ऑफ एयर और ये जो हमारा 5 लेयर्स हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले जानते हैं वेदर क्या होता है। देखिए, हमारे डेली की जो लाइफ है हम लोग फील करते हैं कि हमारी आज मॉर्निंग में हम लोग सोकर उठे हैं और बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन 2 घंटे के बाद बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं और हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद में बारिश शुरू हो गई या आंधी आना शुरू हो गई। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि सुबह बहुत अच्छा मौसम था, थोड़ा क्लाउडी था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और थोड़ी देर बाद में बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी। ठीक है, तो इस तरह का जो डे टू डे चेंजेस हम टेम्परेचर में, विंड में, रेन में हम लोग जो नोटिस करते हैं यही हमारा वेदर है। मीन्स इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, वेदर इज आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अंडरस्टूड? वेदर क्या है? हमारी जो डे टू डे या आवर टू आवर, कभी कभी कुछ घंटों में ही चेंज होने वाली एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं उनको हम वेदर कहते हैं। अब ये जो हमारा वेदर है ये किन बेसिक्स पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा जो वेदर है वो कैसे चेंज होता है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें फर्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर। ठीक है, अब ये टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। यानी गर्मी की जो डिग्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर जो है 22 डिग्री पहुंच गया है, अब 25 डिग्री हो गया है, आज 45 डिग्री हो गया है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो हॉटनेस ऑफ डिग्री एंड कोल्डनेस ऑफ एयर, हवा में कितनी ठंडी है, आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, आज हवा कितनी गर्म लग रही है ना। तो इस तरह से डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। तो तापमान हम किसे कहते हैं? गर्मी की डिग्री और हवा में जो ठंड है उसको हम कहते हैं तापमान या टेम्परेचर। और जो हमारा टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है हमारे सीज़न पर, ठीक है, और डे और नाइट पर। डे पे क्यों? क्योंकि उस ड्यूरेशन में सन अवेलेबल होता है, तो सन की रेज से हमें हीटनेस मिलती है। तो वो जो हॉटनेस है वो कितनी आ रही है, कितनी जो सन रेज है वो कितना हम लोग उसको हमारी अर्थ पर वो आ रही है, कितना इंसोलेशन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और सीज़न कौन सा चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है या समर सीजन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। आफ्टर दैट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, यहाँ पर है हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? अर्थ पर कितनी सोलर एनर्जी आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंसोलेशन। मीन्स कमिंग सन रेज ऑन आवर अर्थ इज़ कॉल्ड इंसोलेशन। यानी सूरज की जो धूप है वो उसका अर्थ पर आना इज़ कॉल्ड इंसोलेशन। इसको हम इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते हैं ना बच्चों कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर शेप में है ना। तो स्फेरिकल शेप में होने की वजह से जो
सन की रेज होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है ना, अनइवन होने की वजह से, और सेकंड हमारे अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से, हमारी अर्थ टिल्टेड भी तो है, तो दोनों ही रीज़न से हमारी अर्थ पर जो सन रेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पोल्स पर जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सूरज की धूप ना पहुंच पाने की वजह से ये 6 महीने दिन और 6 महीने रात वहाँ रहती है। और इक्वेटर क्योंकि उस पर डायरेक्ट हीट हमारी पड़ती है तो वहाँ पर हमेशा गर्मी मिलती है। तो ये जो टेम्परेचर है इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अर्थ पर होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एयर प्रेशर। अब एयर भी क्या प्रेशर डालती है? जी हाँ, बिल्कुल डालती है। जो हवा है, जो एयर है, वो भी हमारी बॉडी पर प्रेशर डालती है। ठीक है, आप देखेंगे ना बहुत तेज़ी से हवा जब हम चल रही होती है और अगर हम उसके अगेंस्ट चलें तो हम लोगों को थोड़ा चलने में प्रॉब्लम आती है ना, हम लोगों को थोड़ा फोर्स लगा करके उसका सामना करते हुए चलना पड़ता है। इट मीन्स जो एयर है वो हम पर प्रेशर डाल रही है, लेकिन वो उस टाइम में जो हवा है वो बहुत तेज़ी से चल रही है इसलिए हमें फील होता है। लेकिन जब जो एयर है उसका प्रेशर बहुत कम होता है तब हमें वो फील नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी उस पर उल्टा प्रेशर डाल रही होती है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो उसको बाहर की ओर प्रेशर डालती है और जो एयर है वो हमारे अंदर की ओर प्रेशर डालती है। जो ये दोनों प्रेशर हैं ये इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एयर प्रेशर नॉर्मल एयर में फील नहीं होता है। ठीक है, तो जो एयर प्रेशर है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लाइट ऑफ एयर ऑन द अर्थ्स सरफेस। ठीक है, ये जो वेट ऑफ एयर है वो कितना है, एयर का कितना वेट है जो अर्थ के सरफेस पर पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एयर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एन एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कितना एयर का जो प्रेशर है वो हमारी कितना अर्थ पर पड़ रहा है, उसे हम कह सकते हैं एयर प्रेशर। और जो हमारा जो एयर प्रेशर होता है उसकी जो हीटनेस है, जो उसकी कोल्डनेस है, वो एयर प्रेशर से हम लोग फील भी कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विंड। अब ये विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर, सिंपल लैंग्वेज में मूवमेंट ऑफ एयर, यानी एयर का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना विंड कहलाता है। ठीक है, जब ये जो एयर है जो मूव करती है तो इसका जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है? ये जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से कम प्रेशर की ओर मूव करती है हमेशा। ठीक है, इसको हम अभी एक फिगर से भी स्टडी करेंगे। तो विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर। और ये जो विंड होती है इसका जो मूवमेंट्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है परमानेंट विंड्स। अब परमानेंट विंड्स क्या है? यहाँ इस पिक्चर से इसको समझेंगे। परमानेंट विंड्स, ये यहाँ इक्वेटर है, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे इक्वेटर पर जो सनलाइट है वो सीधी पड़ती है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो हवा का जो प्रेशर है, क्योंकि हवा गर्म रहती है तो वहाँ का जो प्रेशर है वो किस तरफ रहता है? सारा इस इक्वेटर की ओर रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आप एरोज देख रहे हैं रेड कलर के, इन एरोज से दिखाया गया है कि जो प्रेशर है वो किस तरफ से है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इधर साउथ में, दोनों की ओर से इक्वेटर की ओर हमारा
जा रहा है। जो हवाएं हैं वो किस ओर से किस ओर बह रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की ओर बह रही हैं। ठीक है, इसके साथ ही इधर साउथ पोल से आप देख सकते हैं, साउथ पोल से ये इक्वेटर की ओर बहती हुई नजर आ रही है, और इधर नॉर्थ पोल से ये भी इक्वेटर की ओर बह रही है। इसके अपोजिट जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आने वाली हवाएं हैं ये नॉर्थ पोल की ओर बह रही हैं, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हमारे साउथ पोल की ओर बह रही हैं। यहाँ पर ये जो दो वर्ड दिए गए हैं, ये ईस्टर्लाइज और दूसरा वर्ड है ये वेस्टर्लाइज। ठीक है, इनको समझेंगे। आप जगह जगह देख रहे हैं कि ईस्टर्लाइज वेस्टर्लाइज। देखिए, हमारी जो हवाएं इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है, हमारी जो हवाएं इधर ईस्ट से फिर वेस्ट की ओर बह रही हैं, तो हम इनको कहते हैं ईस्टर्लाइज, क्योंकि जो हवाएं हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही हैं, तो ये तो हो गई ईस्टर्लाइज। ठीक है, और जो हवाएं हमारी वेस्ट से चल करके और ईस्ट की ओर जा रही हैं, इनको हम कहते हैं वेस्टर्लाइज। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट से आ रही हैं। ठीक है, आपने अपने घर में शायद बड़े बुजुर्गों को सुना भी होगा कहते हुए कि पूर्वा हवा चल रही है या फिर पछुआ हवा चल रही है। ये एक हमारे सामान्य लोगों की भाषा है जिसको वो पूर्वा और पछुआ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये पूर्वा हवा यानी पूरब से चलने वाली हवा, और पछुआ यानी पश्चिम से चलने वाली हवा के नाम से लोकल लैंग्वेज में भी हम इसको बोलते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वर्ड्स और भी दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है डोलड्रम, और एक यहाँ पे वर्ड दिया है हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, ये जो इक्वेटर से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया है, यहाँ पर चलने वाली हवाओं को कहा जाता है डोलड्रम। ठीक है, और जो हमारी इस 60 डिग्री नॉर्थ से और हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बीच की जो हवाएं हैं, इनको हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, और ये आप अपनी बड़ी क्लासेस में भी इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो डोलड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड है, इनको आप ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए चलते हैं अपने फिर से 3 टाइप ऑफ विंड्स पर। तो हमारा फर्स्ट है परमानेंट विंड, जो मैंने आपसे बताया कि पूरे साल जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है, और जो मैंने आपको इस फिगर में भी दिखा दिया। तो ये हमारी परमानेंट विंड्स है, ये अपनी जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं करती है, इसलिए ही इनको परमानेंट विंड्स कहा जाता है। और ये 2 तरह की होती हैं, वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज, यानी वेस्ट से बहने वाली हवाएं और ईस्ट से बहने वाली हवाएं। अब आ जाइए सेकंड नंबर पर हमारी सीजनल विंड। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है सीज़न में बहने वाली हवाएं। तो सीज़न हमारे कौन कौन से हैं? विंटर सीज़न, समर सीज़न, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2। तो ये जो इंपॉर्टेंट 2 हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि जब हमारी विंटर सीज़न होगी तो हमारी कैसी हवाएं होंगी? ठंडी हवाएं होंगी, है ना, बर्फीली हवाएं होंगी। और जब हमारी समर सीज़न हो रहा होगा तब हमारी गर्म हवाएं होंगी ना, जो हमारे इंडिया में लू के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक, आफ्टर दैट अब थर्ड हमारा आ गया लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कैसी हैं? जिस एरिया का लैंडफॉर्म जैसा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हवाएं भी बहती हैं। जैसे यदि किसी भी एरिया में समुद्र पाया जाता है तो समुद्र से उठने वाली जो हवाएं होती हैं वो एवोपोरेटेड वाटर को अपने पास अपने अंदर समाई हुई होती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा बढ़ी होती है, तो वहाँ पर जो होंगी कैसी होंगी? सी ब्रीज होंगी। ठीक है, और यदि किसी एरियाज़ में धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे आसपास कोई पानी का सोर्स भी नहीं है, तो वहाँ की हवाएं कैसी होंगी? थपेड़े देने वाली स्कॉचिंग हवाएं होंगी। ठीक है, जैसे हम अपने नॉर्थ इंडिया में बोलते भी हैं कि लू चल रही है ना, उत्तर भारत में लू बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको। तो जो हवाएं हैं वो लोकल विंड्स वही कहलाती हैं, यानी जो वो अपने अपने एरियाज़ में अपनी लैंडफॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारी ये 3 टाइप्स की हवाएं हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड और लोकल विंड्स। आफ्टर दैट अब आ जाइए, यहाँ पर एक केस स्टडी दिया हुआ है साइक्लोन का। ठीक है, साइक्लोन क्या है? ये भी एक तूफ़ानी हवा का नाम है। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, विंड की हवाएं क्या हैं? तो मूवमेंट ऑफ एयर है। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ एयर जब हवाएं धीरे धीरे बह रही हैं तो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको हिलाती रहेगी, हमारी भी पसीने सूखते रहेंगे, हमें अच्छा लगता रहेगा, है ना, अच्छा फील होता है। लेकिन वही हवाएं अगर उनका मूवमेंट किसी भी रीजन से तेज़ हो जाए
तो उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, वो हमारे लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। और उसी के लिए ये केस स्टडी दिया हुआ है साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, हमारे इंडिया में ईस्ट साइड में जो तेज़ी से चलने वाली हवाएं होती हैं उनको साइक्लोन कहते हैं। और ये बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होती हैं और कभी कभी ये इतनी हार्मफुल होती हैं कि ये अपने साथ में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेकर के आती हैं। ये बहुत सारा डिस्ट्रॉय करती हुई ये साइक्लोन जो है आती है। तो ये जो केस स्टडी आपको दिया हुआ है ये इसी के लिए दिया हुआ है कि साइक्लोन ने किस तरह से उड़ीसा में तबाही मचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है, हवा में पाए जाने वाला वाटर वेपर। ठीक है, ये वेरी सिंपल है, इसमें कोई टिपिकल नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। मॉइस्चर क्या है, हवा में पाए जाने वाला एवापोरेटेड वाटर। अब जो मॉइस्चर है वो डिपेंड करता है लोकेलिटी पर। ठीक है, जैसे अगर ओशन के आसपास है या कोई भी जो वाटर बॉडीज़ है, अगर वहाँ पे कोई बड़ी रिवर है उसके आसपास आप कहीं रहते हैं तो वहाँ की जो हवाएं होंगी उसमें मॉइस्चर कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर किसी ऐसे एरिया में आप रहते हैं जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हमारी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हवाओं में मॉइस्चर जो है वो थोड़ा कम पाया जाता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब and like my YouTube channel and press the bell icon also so that you can get notification of my new videos. Thank you.